आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 के चैप्टर 5 की नोट्स कवर करते हैं एंड इस चैप्टर को भी हम इसी तरह कवर करेंगे कि आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 के चैप्टर 5 का नेम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद में। अब इससे पहले के चैप्टर को मैं शॉर्ट लाइन में समराइज कर रही हूँ क्योंकि पहले वाले चैप्टर इस चैप्टर से लिंक है। पहले चैप्टर में हमने देखा किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत के जो ईस्ट एरिया है उसमें पहली फैक्ट्री खोलती है बंगाल में, नाम याद रखना। फिर बंगाल के जो भी नवाब होते हैं उनको उसके पद से हटाकर खुद नवाब बन जाती है। जो अंग्रेज होते हैं उनके नवाब बनने के बाद वो लोगों को अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं, यानी उन पे अपना रूल चलाते हैं। जैसे आदिवासी को, उनसे जो भी जंगल में आदिवासी काम करते हैं उनका काम छुड़वा देती है, उनको पेड़ काटने से मना कर देती है, उस जंगल में खेती करने से मना कर देती है। जो भी किसान होते हैं उनको जबरदस्ती अपने सैनिकों में भर्ती करने लगती है। साथ में कैसे नील की खेती करवाती है, आपने ये सब पहले के चैप्टर में देखा है। अब ये जितने भी कैटेगरी के लोग थे, यानी जो नॉर्मल लोग हो गए, जो किसान हो गए, जो आदिवासी हो गए या फिर हो गए मजदूर, ये सब लोग इन अंग्रेजों से परेशान हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं 1857 की क्रांति, यानी सब मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ते हैं और ये सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ ऐसे समझना है जैसे हम इसको काफी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया है नीतियां और लोग। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी नीतियाँ थी और जनता पर जो भी वो मतलब जबरदस्ती कर रही थी उनके साथ में, ये हमने आगे वाले चैप्टर्स में जाना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया है। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े, यानी सबके जीवन पर अलग अलग असर पड़ रहे थे। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्यवाही जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। यानी नील की खेती करने के लिए पूरा लोगों ने मना कर दिया था और उसका विरोध भी उन्होंने किया था। क्या किया था उन्होंने? जो वहाँ के लोग थे जो उनको जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे उनके ऊपर वो अटैक करने लग गए, ऐसे विद्रोह करने लग गए, छोटे छोटे आंदोलन करने लग गए। तो आप यहाँ पर देखा था आपने कि किस तरीके से लोग ने उनका विरोध किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। यानी 1857 का विद्रोह ऐसा था जिसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। चलिए जानते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व में कहाँ पर बंगाल में अपनी फैक्ट्री खोली थी तब वहाँ पर मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला इस तरीके के कुछ नवाब शासन करते थे। तो उनको क्या है, उनको हटा दिया उन्होंने पद से और किस तरीके से अपने हिसाब से नवाबों को अपनी कठपुतली बना के रखा, आपने ये आगे देखा था। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। 18वीं सदी से क्या होता है, जब राजा जो नवाब होते हैं वहाँ के, उनकी ताकत क्या इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन ली। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, यानी जो भी स्थानीय शासक थे उनकी स्वतंत्रता को बिल्कुल खत्म कर दिया जा रहा था। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। राजस्व वसूली क्या होता है, जो टैक्स लेते थे वो पहले, वो टैक्स लेने का अधिकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद के ऊपर ले लिया कि अब से हम ही लोगों से टैक्स लेंगे और हम ही सारा आर्थिक मामला संभालेंगे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। यानी बहुत सारे शासक ये सोच रहे थे कि अगर हम कंपनी के साथ में बैठकर सही से बात करते हैं तो क्या पता वो हमारे लोगों और हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो सही सोचे। जैसे कि एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को वहाँ का राजा बनाए। यानी जो झांसी की रानी थी, आपने कभी स्टोरी पढ़ी होगी, तो ये एक लड़के को गोद लेती हैं। ठीक है, तो ये चाहती थी कि इनके जो पति हैं उसकी मृत्यु के बाद जो गोद लिया हुआ बेटा है वो उत्तराधिकारी बने इनके साम्राज्य का। पर अंग्रेजों ने एक रूल थोप रखा था कि अगर आपका रियल पुत्र नहीं है तो जो भी आपका साम्राज्य होगा वो सारा हम हड़प लेंगे, यानी वो कंपनी के अंडर में आ जाएगा।
अब यहाँ पर झांसी की रानी उनसे बात करती हैं कि नहीं, आपको ऐसा करना है कि मेरे पति की मृत्यु के बाद में जो मेरा बेटा है गोद लिया हुआ, वो यहाँ का उत्तराधिकारी आप उसको बना देना। पर अंग्रेज तो उनकी आदत से मजबूर थे, तो क्या वो इन चीज़ों को मानते? नहीं। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। ठीक है, तो कई सारे शासकों ने भी ट्राई किया कि वो कंपनी से बैठकर बात करे, पर कंपनी ने उनकी बात सुनी ही नहीं। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। यानी आगे हमने देखा सारी रियासतें उन्होंने जो हड़पी थी, उदयपुर है, ऐसे कई सारे इलाके उन्होंने हड़पे, तो उसमें सबसे आखिरी उन्होंने हड़पा क्या? अवध। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। देखो, 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। संधि क्या होती है? एक शर्त होती है, एक ट्रीटी होती है, जिसको इंग्लिश में ट्रीटी बोलते हैं। सहायक संधि यानी ऐसी कुछ शर्तें होती है, अगर युद्ध में आपसे कोई हार जाता है तो उसको आपकी सारी बातें माननी पड़ेगी। ठीक है, उस संधि में ये चीज़ें होती है, यानी शर्तों में ये बातें लिखी होती हैं कि अगर आप हमसे युद्ध में हार गए तो उस शर्त में जो जो लिखा है वो हारने वाली पार्टी को वो सारी चीज़ें माननी पड़ेगी। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? आगे लिखा है, गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा। यानी जो अवध का शासक था उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि आप अवध को सही तरीके से नहीं चला रहे, इसलिए क्या है, अब कंपनी को यहाँ का मैनेजमेंट संभालना पड़ेगा। पर वहाँ की जनता इस चीज़ से नाराज थी, अवध की। क्यों? क्योंकि अवध की जनता को सब कुछ पता था कि हमारा जो राजा है हमारे साथ कैसे रहता है। यानी अवध का राजा उनके साथ इतना अच्छे से रहता था, उनको पूरी जनता को इतना अच्छे से मैनेज करता था, पर फिर भी कंपनी ने उनके ऊपर, शासक के ऊपर एक झूठा आरोप लगा दिया और उस सारे इलाके को हड़प लिया। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली। मुगल कौन? जो बहादुर शाह जफर वगैरह थे, उनकी बात हो रही है। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। ठीक है, कंपनी ने ही उन मुगलों का नाम हटाया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद जो बादशाह हैं, बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाए। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। यानी अंग्रेजों ने ये फैसला भी कर लिया। जो वहाँ का गवर्नर जनरल कैनिंग था 1856 में, उसने ये बताया कि जो बहादुर शाह जफर है वो मुगल बादशाह, आखिरी मुगल बादशाह होगा, और उसके बाद में जो भी इनके वंशज होंगे वो सिर्फ एक नॉर्मल राजकुमार होंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है किसान और सिपाही। गाँव में किसानों और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। यानी किसान ज्यादा कर चुकाने से परेशान इसलिए थे क्योंकि एक तो वो सही से खेती नहीं कर पा रहे थे। अब खेती सही से नहीं करेंगे तो कर कहाँ से चुकाएंगे? अब कर चुकाने के साथ साथ उनको खुद का पेट भी तो भरना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी लोग थे, जो भी किसान थे, वो इस ज़्यादा कर्ज से परेशान हो रहे थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। महाजन क्या होते हैं? जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, जो मतलब आपको कर्जे पर पैसा देता है। ठीक है, ब्याज पर पैसा देता है। तो नॉर्मल इंसान क्या है, अब वो कर्ज में डूबता जा रहा है, तो अपना जो महाजन को पैसा वापस कैसे लौटाएगा? तो वो लौटा नहीं पा रहा था। तो इससे क्या होता था कि मतलब जैसे आपने कर नहीं चुकाया तो महाजन क्या करते थे, आपकी जो भी ज़मीन है वो हड़प लेते थे। ठीक है, तो इसके कारण उनकी पीढ़ियों की जो पुरानी ज़मीन है वो हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। यानी जो भी भारतीय सिपाही काम कर रहे थे उनके सेना की टुकड़ी में, उनकी भी एक अलग परेशानी थी। क्या? वे अपने वेतन से, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। कैसे? अब जैसे कि वो क्या करते थे, जब सैनिक की भर्ती करते थे ना, तो ये नहीं देखते थे वो कि तुम कौन सी जाति के हो, उनको बस सैनिक से मतलब है।
तो अंग्रेज जब भी सैनिक की भर्ती करते थे तब उसमें क्या है, वो एक छोटी जाति वाले आदमी को भी लेंगे और एक उच्च जाति वाले आदमी को भी लेंगे। तो इससे क्या है, अब वो सबको, सैनिक को तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तो वो वहाँ पर क्या है, उनके बीच में जाति भेदभाव होने लग जाते हैं। सैनिकों के बीच में उनको सबको साथ में खाना पड़ता, साथ में काम करना पड़ता, तो इससे क्या है, छुआछूत होती। तो वो क्या, सिपाही उससे असंतुष्ट थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुँच रही थी और उनकी आस्थाओं को भी ठेस पहुँच रही थी, क्योंकि वहाँ पर लोग भी अलग अलग धर्मों को मानते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। यानी पहले से मान्यता थी कि अगर आप समुद्र यात्रा करोगे तो आपका जो जाति धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से कलंक लग जाएगा। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। यानी अब कंपनी क्या करती है, 1824 में सिपाहियों को यह हुक्म देती है कि आपको समुद्र के रास्ते से बर्मा जाना पड़ेगा, पर वो क्या करते हैं, उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। वो क्या करते हैं कि समुद्र के बजाय जमीन के रास्ते से जाने का बोलते हैं। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। जब लोगों ने ये बोला कि हम समुद्र के रास्ते से नहीं जाएंगे तो कंपनी ने उनको काफ़ी कड़ी सजा दी, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। अब क्या कानून बनाती है, इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। यानी अब कंपनी ने सैनिकों पर, जो भी सिपाही हैं, उन पर यह भी रूल थोप दिया कि अगर कंपनी को ज़रूरत पड़ी तो आपको समुद्र के सहारे भी जाना पड़ेगा। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। यानी ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि जो भी हर इंसान है, हर अलग अलग कैटेगरी का, उसके अंदर कैसे एक आंदोलन की भावना जग रही है। आप यहाँ पर देखोगे किस तरीके से वो अंग्रेजों से परेशान हो रहे हैं। आप आगे आगे देखोगे अब इसी चैप्टर में कि ये एक आंदोलन कैसे बनकर सामने आता है। ठीक है, तो शासकों के बारे में देखा, किसान और सिपाहियों के बारे में देखा। अब देखें कि जो सुधारक थे, समाज सुधारक जो होते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। यानी अंग्रेज को क्या लग रहा है कि जो भारतीय समाज है उसको हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। यानी अंग्रेजों ने कुछ तो अच्छा काम किया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। अब ये चीज़ गलत कर दी। उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजी भाषा है उसको जमकर प्रोत्साहन दिया, यानी सब लोग अंग्रेजी सीखे। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। ईसाई मिशनरी कौन होते हैं, जो ईसाई लोग होते हैं ईसाई धर्म के, उनकी बात कही गई है। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। यानी उन्होंने एक कानून बना दिया कि आज से, मतलब इस कानून के बाद में सब ईसाई धर्म को अपना सकते हैं और जो भी ईसाई धर्म अपनाएगा वो संपत्ति, उसकी जो भी पहले की संपत्ति थी उस पर उसका पूरा राइट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने दूसरा धर्म अपना लिया तो आपकी जो संपत्ति है, आपका जो घर है, आपके जो पुरखों का जो भी काम काज वगैरह है वो आप उससे अलग हो जाओगे। नहीं, बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। यानी अब लोगों को धीरे धीरे तो समझ में आने लग गया था कि अंग्रेज हमारे साथ में क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। यानी जो भी अभी सामाजिक व्यवस्था बन रही है उसमें वो चेंजेस चाहते थे। इन सुधारकों को और उनके सुधार आंदोलन को आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 7 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर ऊपर मैंने लिख रखा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राममोहन राय। आप नोट कर सकते हैं। 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून इन्होंने पारित किया व इस प्रकार भारत से सती प्रथा का अंत हुआ। ये अपने भारतीय व्यक्ति थे राजा राममोहन राय, जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन बनता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे जानते हैं जनता की नज़र से, यानी जो भी जनता है वो अंग्रेजों के बारे में क्या सोच रही थी, इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर लिखा है,
उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़ें। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए। यहाँ पर स्रोत 1 में लिखा है, यह महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी गई पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाए, क्योंकि 3 दिन तक के भीतर चारों ओर कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था, यानी क्या उन सिपाहियों ने कहा, उनसे चलिए जानते हैं। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है, यानी वो धर्म को नष्ट करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उनका ऐलान कर दिया है। उन्होंने यानी सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी अंग्रेजों ने जो भी नियम राजा को बताया है, राजा को वो नियम मंजूर नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है, यानी उन्होंने कहा है कि अगर आप हमारे साथ जबरदस्ती करोगे तो हम आपके साथ भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिए उचित नहीं होगा। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपने राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीखें तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हिंदू और मुसलमान के धर्म नष्ट करने की बात अंग्रेजों द्वारा कही गई और इससे जो राजा है वो असंतुष्ट थे। यानी इस स्रोत 1 से आपको पता चलता है कि अंग्रेजों का कैसे बिहेव हो रहा है लोगों के साथ में और उससे लोग कैसे परेशान हैं। सेकंड स्रोत में दिया है, जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर का एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था, यानी जो कंपनी की टुकड़ी थी उसके अंदर इनको भर्ती किया गया। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हो गए, यानी उससे निकल गए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो भी विद्रोह हो रहा था उसमें सीताराम पांडे का बेटा भी शामिल था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने मार दिया। यानी बगावत एक तो दबाने में सीताराम पांडे ने अंग्रेजों की सहायता की, फिर भी अंग्रेजों ने क्या किया, उसके बेटे को मार दिया। अपने सेवानिवृत्ति, यानी जब आपकी जॉब का टाइम हो जाता है रिटायरमेंट का, तो वो होता है सेवानिवृत्ति। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार के नाम से प्रकाशित करवाया। यानी फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी सिपाही से सूबेदार तक। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया है और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया, इससे लोग परेशान हो गए थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिक को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। यानी उन सबका मानना था कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। यानी उनका ये मानना था कि अगर हम मिलकर कोई भी काम करते हैं तो अंग्रेज हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो अब इसका एक डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हुए, यानी जो भी विद्रोही थे उन्होंने सिपाही अफसर पर कैसे हमला किया, उनके घरों में वो घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। इसी का पार्ट यहाँ पर दे रखा है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। छावनियाँ वो होती हैं जहाँ पर सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। यानी कोई भी जो सेना में काम करेगा, जो सेना में लड़ाई करेगा, युद्ध करने जाएगा, उनको वहाँ पर छावनियों में ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर संयोग से राइफल क्या होती है, जो गन होती है, ठीक है,
उसमें क्या है, इन्होंने कारतूस का यूज़ किया जिसमें गाय और सूअर का ऐसा कुछ इन्होंने मांस यूज़ किया था, गाय और सूअर का। तो जो हिंदू होते हैं वो गाय के मतलब गाय का जो मांस होता है उसको किस तरीके से देखते हैं आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी उनके लिए एक ऐसा रहेगा कि इससे उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। समझ गए? हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल फैल गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। यानी अवध पर जिस तरीके से अंग्रेजों ने जबरदस्ती उसको अवध को अपने कब्जे में लिया, उससे ऑलरेडी जो सिपाही थे वो परेशान थे, जो लोग थे वो इससे मतलब खुश नहीं थे। तो पहले ही एक तो वो इससे नाराज थे अंग्रेजों से, और फिर ये कारतूस वाली बात उन्होंने सुन ली जो गाय और सूअर के मांस वाली, तो इससे वो क्या है और ज़्यादा भड़क गए। स्वार्थी लोगों ने फौरन, जो भी स्वार्थी लोग थे उन्होंने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। ठीक है, ये पैसेज सीताराम पांडे से रिलेटेड था जिनके बारे में हमने आगे जाना। अब आगे दिया है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यानी सैनिक जिस तरीके से अंग्रेजों से परेशान हो रहे थे, अब ये सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं रह गया, जितनी भी जनता थी इन सबका एक मिलकर एक विद्रोह बन गया। चलिए जानते हैं। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। यानी छोटे छोटे आंदोलन तो आपने देखे होंगे, पर कभी बड़े पैमाने पर आंदोलन होता है तो उससे काफी जो सत्ता है राज्य की वो छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उनका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। यानी अब उनका एक ही शत्रु था, कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेजों के खिलाफ अगर सब मिलकर कोई भी आंदोलन चलाएंगे तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। अब यहाँ पर दे रखा है कि सैनिक विद्रोह है क्या। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो वो क्या होता है? सैनिक विद्रोह। यानी आपका अफसर तो अंग्रेजी रहेगा, तो सैनिक का अफसर जो था वो कौन था? अंग्रेज था। और वहाँ छोटे छोटे जो सिपाही थे उस टुकड़ी के अंदर जो काम करते थे, जो लड़ाई करते थे, जो प्रशिक्षण लेते थे, वो क्या है? अपने एक आम जनता के लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, जो सैनिक अफसर था उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया कि आप जो अब हमें कहोगे वो हम ये चीज़ नहीं मानेंगे। आगे दिया है भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई। अब बात आ रही है यहाँ पर 1857 की। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज थे, ये 1857 की क्रांति कुछ इस तरीके से हुई कि अंग्रेजों का अस्तित्व पूरा ही खतरे में गया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। यानी मैंने क्या कहा, सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोग नहीं थे, का अलग अलग कैटेगरी के लोग अंग्रेजों से परेशान थे, और वो लोग क्या है, सब मिलकर सामने आए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। यानी उपनिवेशवाद क्या होते हैं? कुछ ऐसे लोग जो आप पर जबरदस्ती शासन करते हैं। या उपनिवेशवाद ऐसे भी होता है कभी कोई राज्य दूसरे राज्य पर जबरदस्ती शासन करे। यानी इन इजी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर जबरदस्ती शासन उपनिवेशवाद कहलाता है। इजी लैंग्वेज में ये समझो, है ना, अभी के हिसाब से। तो यहाँ पर है 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा आंदोलन था। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। इस पर लिखा है मेरठ से दिल्ली तक। यानी ये आंदोलन मेरठ से शुरू हुआ, अब दिल्ली की तरफ कैसे जाता है चलिए जानते हैं।
29 मार्च यानी 29 मार्च 1857 को एक युवा सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। ये जो मंगल पांडे था इसने क्या किया, अपना जो अफसर था उस पर हमला कर दिया, तो हमला करने के आरोप में इसको क्या किया, फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। यानी जिन राइफल पर कारतूस यानी जो वो मांस लगा हुआ था गाय और सूअर का, उससे क्या है, जो सिपाही ट्रेनिंग लेने जा रहे थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इस राइफल से अभ्यास नहीं करेंगे। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। जो 85 सिपाही हुए वो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। ठीक है, 29 मार्च से स्टार्ट हुई थी और बात कहाँ पर आ गई, 9 मई पे। यहाँ तक काफी इजी लैंग्वेज में दे रखा है। आगे दिया है, मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया और वहां पर बंद सिपाहियों को आजाद कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारत व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, यानी उन संपत्तियों में आग लगा दी। अब आप देख सकते हैं कि सैनिक विद्रोह किस तरीके से बढ़ रहा है। जो लोग कभी अंग्रेजों के खिलाफ जाने का भी नहीं सोच सकते थे, वो आज अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए सामने आ गए। उन्होंने फिरंगियों किसके लिए वर्ड यूज किया गया है, जो विदेशी लोग हैं, जो अंग्रेज है, उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे। यानी अब सिपाही और लोग ये चाह रहे थे कि इस अंग्रेज का शासन अब किसी न किसी तरीके से कैसे भी करके इस भारत से खत्म होना चाहिए। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। अब सिपाहियों ने इसका क्या सॉल्यूशन ढूंढा, वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। यानी अंग्रेजों ने तो ये ऐलान कर दिया था कि लास्ट जो मुगल बादशाह होगा वो कौन होगा, बहादुर शाह जफर, और इसके बाद इसके जो भी वंशज रहेंगे वो सिर्फ एक राजकुमार के जैसे ट्रीट किए जाएंगे। पर जो सिपाही हैं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि इन अंग्रेजों को अपने देश से भगाने के बाद अपना शासन कौन चलाएगा, बहादुर शाह जफर। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे की दिल्ली पहुंच गई। यानी अंधेरे में कहा, दिल्ली पहुंची। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देशी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों में आग लगा दी। विजय सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। अब कहाँ, दिल्ली में उनको रखा गया था, लाल किले में। तो जो भी सिपाही थे वो किससे मिलना चाह रहे थे, बहादुर शाह जफर से। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से 2-2 हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। वापस आगे वाले पेज पर देखें तो ये मंगल पांडे का आप इमेज देख सकते हैं, और मंगल पांडे की स्मृति में जो भी अपने डाक टिकट होती है ना, उस पर इनका इमेज अंकित करवाया गया। ठीक है, ऊपर लिखा है केलेवरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैलेवरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। आगे पेज पर देखें तो बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़े। यानी सिपाहियों ने क्या मांग की कि आप आज से हमारे बादशाह होंगे, यानी आप हमारा अब लीड करोगे। यहाँ पर दिया है कि बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़े। बूढ़े बादशाह कौन, जो बहादुर शाह जफर थे। यहाँ पर इमेज दी हुई है इनकी, देख लो। तो ये बहादुर शाह जफर जो है सिपाहियों की बात मान लेते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। यानी उन्होंने लोगों को ये बोला कि आप एक संगठन बनाकर कोई भी आंदोलन करो। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अब उनके नेता कौन बन गए, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर जो बोलेंगे लोग वही करेंगे। तो बहादुर शाह जफर ने बोल दिया कि आप सब यूनिटी में आओ, यानी एकता में आओ।
उनका नेता कौन बन गया? बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर ने जो बोल दिया अब लोग वही बात मानेंगे। तो बहादुर शाह जफर ने बोल दिया एक चिट्ठी लिखकर कि आप सभी अब यूनिटी में आओगे, यानी एकता में आओगे। तो अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और राजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही थे, अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ठीक है, मतलब जो पहले रूल था अब वो एकदम से तो चेंज नहीं हो सकता। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाके का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। यानी लोगों के मन से अभी भी वो चीज़ नहीं गई थी। पहले जिस तरीके से बहादुर शाह जफर शासन करते थे, लोग अभी भी चाहते थे कि वापस से अगर बादशाह हमारा बनता है बहादुर शाह जफर, तो हम वापस से उसी तरीके से शासन करने के लिए तैयार है। तो आप समझ गए। आगे लिखा है कि अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी, यानी अंग्रेजों को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सब मेरे विद्रोह में जाएंगे। उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। यानी अंग्रेज इस चीज़ को बहुत ग्रांटेड ले रहे थे, यानी लाइट ले रहे थे। पर क्या हुआ, जब सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया तो बहादुर शाह जफर ने भी उनका साथ पूरी तरह दिया और रातों रात एक चिट्ठी लिखी उन्होंने कि सब यूनिटी में आओ, और लोग यूनिटी में आए। अब यहाँ पर लिखा है, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को समर्थन दिया, बगावत यानी जो आंदोलन हो रहा था उसको समर्थन दिया, तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। यानी इस बहादुर शाह जफर के सामने आने से क्या है, लोगों में उम्मीद जग जाती है कि हाँ, हम इन अंग्रेजों को अपने देश से भगा सकते हैं। अब आगे दिया है, बगावत फैलने लगी, यानी जो आंदोलन है वो ज़्यादा फैलने लगा। तो जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। यानी दिल्ली से जब अंग्रेजों को भगा दिया गया, उनको मतलब हरा दिया गया, तो क्या है, एक हफ्ते तक कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में कुछ और समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया था। यानी अब तो रुकने का कोई चांस नहीं है। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँवों के लोग भी बगावत के रास्ते चलने पड़े। यानी उनको देख के क्या है, जो गाँव के लोग थे वो भी सामने आ गए। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। यानी मतलब सब एक साथ मिलने लग गए। आप ये देख सकते हैं, ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और उन्होंने ये ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। ठीक है, अब लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे जो बिरजिस कद्र हैं, उनको नवाब घोषित कर दिया गया। यानी पहले पहले जो अंग्रेजों ने जिसको जिस पद से हटाया था वो लोग अब वापस से अपना पद लेने लग गए हैं। यहाँ पर एक इमेज आप देख सकते हैं, जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। छावनी वहीं पर जहाँ पर सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है नाना साहेब का इमेज। नेक्स्ट पेज पर दिया है, बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको इमेज बताई आगे नाना साहेब की, नाना साहेब का मूल नाम था दोडूपंत। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। कहाँ से? कानपुर से। यहाँ नेक्स्ट पेज पर रानी लक्ष्मीबाई की इमेज दी है और वीर कुंवर सिंह की इमेज दी है। आगे पढ़ते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। उनकी माँ बेगम हजरत महल, किसकी बात हो रही है? जो बिरजिस कद्र हैं उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। देखो एक और चीज नोट करना, नाना साहेब का सेनापति कौन था? तात्या टोपे। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। यानी आप देख सकते हैं कि पुरुष तो पुरुष, महिला भी उस टाइम पर कम नहीं थी।
विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। यानी जब लोग सब यूनिटी में आ गए तो अंग्रेजों की संख्या कम लगने लग गई। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। अब 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यानी जो ये अंग्रेज था लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर, ये लिख रहा है किसको, कमांडर इन चीफ को, कि जो गांव है वो हमारे खिलाफ हो रहे हैं, जो जमींदार है वो भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और ये लिखकर वो अपना भय व्यक्त कर रहा है। भय यानी होता है डर। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। कौन कौन? उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। कौन? बरेली के सिपाही जो थे बख्त खान। वो बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोह सिपाहियों का साथ दिया। यहाँ पर इनकी इमेज दी गई है, वीर कुंवर सिपाही। उन्होंने महीनों तक क्या किया, अंग्रेजों से लड़ाई की। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पर दिया है कंपनी का पलटवार। यानी अब जो जनता विद्रोह कर रही थी उसके पलटवार में कंपनी ने क्या किया, चलिए देखते हैं। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। यानी जितना जो जनता है वो जितना अगेंस्ट जा रही थी, फिर भी अंग्रेज इससे हारे नहीं। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला कर लिया। उन्होंने इंग्लैंड की ओर से फौजें मंगवाई। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। अब आप देख सकते हैं कि अंग्रेज भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर यह मुकदमा चलाया गया कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। यानी बहादुर शाह जफर को पूरी लाइफ के लिए जेल में डाल दिया गया। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी। बहादुर शाह जफर उनकी पत्नी बेगम हिजत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। यानी अब क्या है, उनकी मृत्यु हो गई। कब? 1862 में। यहाँ तक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। अब आगे दिया है कि दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। यानी जो जनता भड़की हुई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो सब कुछ सही हो गया। नहीं, अभी भी जो जनता है उनके अंदर चिंगारी तो है ही है। इसके बाद भी लोग अंग्रेज से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। यानी जो लखनऊ था इनका मुख्य केंद्र, वो वापस से किसके? अंग्रेजों के अंडर में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। यानी आप धीरे धीरे देख सकते हैं जो भी फाइटर्स थे वो मरते जा रहे हैं। तात्या टोपे के बारे में दिया गया है। तात्या टोपे किसके सेनापति थे? नाना साहेब के। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकत की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। यानी आप देखते हैं कि जो विद्रोही थे, जिस तरीके से बहादुर शाह जफर ने एक्शन लिया था कि हाँ मैं तुम्हारे साथ में हूँ, उसके बाद में क्या हुआ, तब तो उनके अंदर उत्साह आ गया था। पर धीरे धीरे जब बहादुर शाह जफर भी मर गए कारावास के बाद में, तो जो जनता का जो भी विद्रोह था वो धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया। उनके अंदर क्या है, डर फैलने लगा। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। यानी अब अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि हम लोगों का विश्वास जीते वापस से। जो विद्रोहियों की यूनिटी थी वो भी इसलिए टूट रही थी कि उनको डर था कि अंग्रेज कभी हमको सजा नहीं दे दे।
नेक्स्ट पेज को टर्न करने पर आप देखते हैं उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। यानी अब अंग्रेज किस तरीके से लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे, यानी उनकी जमीन जो है अब उनसे कोई नहीं छीनेगा। जिन्होंने विद्रोह किया उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दे, समर्पण यानी उनके सामने घुटने टेक दे, और अगर उस विद्रोही ने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की तो वे सुरक्षित रहेंगे, यानी उनको अंग्रेज कुछ भी नहीं करेंगे और जमीन पर उनके जो अधिकार वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यानी जो अंग्रेजों के नए कानून आए थे उससे काफी सारे विद्रोहियों को सजा सुना दी गई। अब इधर पहले वाले पेज पर आप देखोगे जो तात्या टोपे हैं इनकी स्मृति में भी जो डाक टिकट थी वो जारी की गई थी, और मंगल पांडे की भी डाक टिकट आपने देखा पेज नंबर 56 पर जारी की गई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक दिया है विद्रोह के बाद के साल, यानी जो विद्रोह हुआ था उसके बाद के सालों में क्या हुआ। अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। कब की बात हो रही है? 1859 की। लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित थे, यानी पहले जिस तरीके से शासन चला रहे थे और अब जिस तरीके से शासन चलाएंगे उनमें काफी डिफरेंस आ चुका था। तो अब उन्होंने क्या चेंजेस किए, चलिए जानते हैं। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। अब ऐसा क्यों किया? तो इससे भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। नेक्स्ट पेज पर मूव करो और यहाँ पर देखो दूसरा बदलाव। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, यानी जिसकी भी परंपरागत भूमि है उस पर अंग्रेज जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। यानी पहले अंग्रेजों ने ये रूल लगा दिया था कि जो भी दूसरा पुत्र रहेगा तुम्हारा गोद लिया हुआ, उसको राजा नहीं बनाया जाएगा, उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। जो भी आपका फिर साम्राज्य होगा, जो भी राज्य होगा वो हमारे अंडर में आ जाएगा। पर अब क्या इन्होंने रूल बना दिया कि जो भी आपका दत्तक पुत्र होगा उसको भी आपका वंशज माना जाएगा। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा बदलाव, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तब तय किया गया जब अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। चौथा बदलाव था, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया। पांचवा बदलाव था, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। छठा बदलाव था, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले का जो शासन था अभी के शासन से कैसे चेंज हुआ। यहाँ पर दिया है इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का नया चरण शुरू होता है। इसमें आप देख सकते हैं उत्तरी भारत में प्रमुख विद्रोह के जो केंद्र थे, मेरठ, दिल्ली, बरेली, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ये जो मेन व्हाइट वाले पोर्शन है इनको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है जहाँ पर भी विद्रोह हुआ था। इसमें एग्जाम से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो रेड कलर का जो ट्राइंगल है ये वाला जो विद्रोह के मुख्य केंद्र थे और विद्रोह के अन्य केंद्र ब्लैक ट्राइंगल से शो कर रखे हैं। गॉट इट? इस मैप को आप अच्छे से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर ये लास्ट टॉपिक है, खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी, यानी एक केस स्टडी हुई थी इस संग्राम के ऊपर। तो यहाँ पर दिया है
1857 की घटना से बहुत पहले उसी समय की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा। सिंपली आपको समझ में आया यहाँ तक? यानी जो 1857 की घटना थी उससे पहले ही लोग विद्रोह कर चुके थे। कहाँ पर? इस खुर्दा में। चलिए जानते हैं। खुर्दा जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में एक छोटा सा राज्य था। कहाँ पर? ओडिशा स्टेट में। वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे एक जनबहुलक उपजाऊ केंद्र था। इसके जो राजा और शासक थे वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालक अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व था वहां का को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। यानी जबरदस्ती उनका जो भी उत्तरदायित्व था वो किसको सौंपना पड़ा? उन्हें मराठों को। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठा के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया। यानी आप देख सकते हैं मराठों को सब कुछ उन्होंने सौंप दिया, पर उन्होंने क्या किया फिर बाद में जो अंग्रेज थे उससे सलाह मशवरा किया। परंतु 1803 में क्या होता है? ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दे में से किसी पर भी सकारात्मक कार्यवाही करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। यानी अंग्रेज क्या करते हैं, कोई भी उनको एक अच्छा मतलब पॉजिटिव फीडबैक नहीं देते। परिणामतः यानी रिजल्ट क्या आता है कि ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर और मराठा के जो गुप्त समर्थक हैं उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का एकमात्र दशमांश था। यानी छोटा सा जो पार्ट था। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया और उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। यानी आप देख सकते हैं जो देव थे मुकुंद देव और वीर किशोर देव, उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया अंग्रेजों के द्वारा और यहाँ से एक छोटे से संग्राम की शुरुआत हुई। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। यानी खुर्दा को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया और फिर क्या है, इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम यहाँ से राजस्व वसूलेंगे। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता है उनका जीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। सैनिक वर्ग को पाइक का नाम दिया गया, नोट कर सकते हैं, कभी भी आपको कहीं भी पढ़ने नहीं मिलेगा। इस नीति की यह भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीके से और आगे बढ़ गई। यानी और ये बता दिया गया कि राजस्व में आपके बढ़ोतरी की जाएगी, तो इससे लोग के अंदर और भय पैदा हुआ। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रेतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांग में वृद्धि की गई। यानी कर को बढ़ाया गया। ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको जल्दी से बता रही हूँ। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं दिखाई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायादारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, वो ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यावहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। यानी इस तरीके की स्थिति में वो आ गए थे। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ी वे थी
पहली थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन और दूसरी थी इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, यानी जो राजस्व बढ़ाया गया। तीसरी थी खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया, यानी जो खाने पर उन्होंने रेट बढ़ा दिए और जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए। यानी उन्होंने आयात शुरू कर दिया और जो ओडिशा में नमक बनाने का काम किया जा रहा था वो पूरी तरह इन्होंने बंद कर दिया। स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल की अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, यानी जो पुलिस थी उसने इस स्थिति को और बेकार कर दिया। अब जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण ले लिया, यानी जो भी रूप था और इस विद्रोह का वो और भयानक बन गया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हुई जब पाइको जो सैनिक थे ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। देखो आप नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बातें इसमें से निकल के आ रही है। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों को कंद जनजाति के योद्धाओं की अगवाई कर पूरी को कब्जे में कर लिया और मुकुंद देव को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी इन पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए। उन्हें अपने पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया, जेल में डाल दिया गया। बक्सी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्ण चंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणाम फलस्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मोर्टिनडल को पाइपों के चुंगल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बक्सी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्यवाही चली उसमें सैकड़ों पाइप मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घर लौट गए। इस तरह अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बक्सी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद ली और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी किया गया, जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया गया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया और 26,000 रुपए के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व सौंपा गया। ये सब कब हुआ? जब उन्होंने अपने घुटने अंग्रेजों के सामने टेक लिए। संक्षेप में यह ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासक पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना, इसे कमतर कर आंकना होगा। यानी ये एक छोटा सा विद्रोह नहीं था, ये एक पहला विद्रोह ऐसा था जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। तो ये चैप्टर इसी के साथ में एंड होता है। ये वाला पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। आगे ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग रहेगा जिसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए, चैप्टर कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। साथ में आगे के चैप्टर्स भी हम इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करेंगे। आपने साथ के साथ नोट्स बनाए तो काफी अच्छा है। अगर नहीं बनाए तो हमने नोट्स कवर कर रखे हैं 6 से लेकर 12 तक, जिन्हें आप इस टेलीग्राम यूजर नेम rocksten4311 से कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। प्राइस काफी कम है, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं या अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडी 5 में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।